आओ साहब बात करते हैं आगे की तरफ। और यहाँ से आती है आपकी स्कीम QRMP करके। हालांकि इस स्कीम के अंदर कई सारे सेक्शंस, नोटिफिकेशंस और जो रूल्स हैं उनका समावेश है, लेकिन फिर भी बहुत ही सरल और सहज लैंग्वेज में मैंने इसका टेक्स्ट आपको दिया है। साथ में मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस भी किया है और भी सिंपलेस्ट वे में, और उससे भी आसान लैंग्वेज में मैं आपको बात को समझाता हूँ। मैं आपको इसमें प्रॉपरली पहले ये बातों को समझाऊंगा, उसके बाद जो इसका लीगल कंटेंट है उसे रीड भी कराऊंगा, और साथ में मैं पोर्टल से भी बातों को लिंक करूंगा कि इस स्कीम का पोर्टल से क्या ताल्लुकात है, वहाँ पर जाकर कैसे इसको ऑप्ट करते हैं, कैसे ऑप्ट आउट करते हैं, और कैसे पेमेंट किया जाता है अंडर दिस स्कीम, वो सारी बातें हम करके चलेंगे। 35% का क्या मसला है, 65% का क्या मसला है, पोर्टल पर जाकर सारी चीज़ें देख कर चलेंगे। ठीक है, तो समझते हैं अपने QRMP को। ये QRMP बार बार नाम अजीब सा लगता है, अगर आप मुझसे इजाज़त दो तो मैं क्या इसे क्यू रिटर्न बोल दूं आगे? क्यू रिटर्न मतलब स्कीम का पूरा नाम क्यू रिटर्न बोल देते हैं, या QR स्कीम मैं बोल दूंगा, QRMP ना बोलकर QR स्कीम या क्यू रिटर्न। ठीक है। बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी जो टैक्स पेयर हैं उनकी कि साहब GST में फाइनेंशियल के साथ साथ जो आपके कंप्लाइंस के बर्डन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। सरकार कुछ तो आप इसका सुधार कीजिएगा, कंप्लाइंस हमारे कम से कम होने चाहिए। रिटर्न मंथली की बजाय आप हमारी क्वार्टरली रिटर्न कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ रिटर्न से मतलब GSTR 3B से है। जो GSTR 1 है आपका, वो तो काफ़ी पहले से ही सरकार ने क्वार्टरली का ऑप्शन दे रखा है कि जिन व्यक्तियों का कारोबार प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक सीमित है, वो व्यक्ति अपना GSTR क्वार्टरली भर सकते हैं, ऑप्शन है। अब यहाँ पर इस QR स्कीम के अंदर बताया गया है कि 3B के लिए भी है, आप चाहे तो अपना 3B भी आप भर सकते हैं क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि लंबे समय से इंडस्ट्री इसी बात की डिमांड कर रही थी, तो सरकार अल्टीमेटली QR स्कीम यहाँ पर ले आई है। सरकार भी चाहती थी कि यार बेसिकली बर्डन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है रिटर्न्स वगैरह का, पोर्टल कभी भी हैंग हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो चलो टैक्स पेयर की बात भी रख जाएगी और अपना काम भी बन जाएगा, तो स्कीम को ले ही आते हैं। फिर सोचा यार रिटर्न तो क्वार्टरली ले लोगे, लेकिन पेमेंट कैसे कराओगे? क्योंकि पेमेंट कितना करना है ये रिटर्न के साथ ही तय होता है कि भाई रिटर्न में सारा कुछ समावेश होता है, फिर पेमेंट करवाया जाता है रिटर्न के साथ ही। तो क्या पेमेंट भी क्वार्टरली ही आएगा? अगर पेमेंट क्वार्टरली आएगा तो वहाँ सरकार को दिक्कत है, कैश फ्लो बिगड़ जाएगा सरकार का सारा, है ना। और इस कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट का नहीं भैया, रिटर्न भले ही क्वार्टरली रख लेंगे, लेकिन जो पेमेंट्स है GST का वो आपको मंथली बेसिस पर ही करना पड़ेगा। ये स्कीम यहाँ पर प्रिंसिपली लॉन्च उन्होंने कर दी। जब कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो सबसे पहले यही आता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। मैं भी कोई ऑफर या स्कीम आपके लिए निकालूं तो आप यही देखोगे कि यार इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो प्रिंसिपली इसमें जो मुख्य कंडीशन, हालांकि वो 3 बातों को ध्यान में रखना है, लेकिन प्रिंसिपली इसमें जो बात ध्यान रखनी सबसे पहली वो ये कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक सीमित है, तो आप इस स्कीम के लिए हकदार हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कब तक के हकदार बने रहेंगे? जब तक कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर ना निकल जाए। जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, उसके अगले क्वार्टर से आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, आप मंथली रिटर्न प्रोसेस के अंदर आ जाओगे। ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है पहली कंडीशन के अंदर। एग्रीगेट टर्नओवर जो बता रही हैं वो पोर्टल के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा, पोर्टल अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि आपका पिछले साल में सीन क्या रहा था। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई स्कीम के लिए एलिजिबल हैं अगर 5 करोड़ तक सीमित है, पर कब तक एलिजिबल रहेंगे? जब तक कि आप क्रॉस नहीं कर जाते 5 करोड़ के टर्नओवर को विद इन द करंट ईयर। ऐसा आपके कॉम्पोजिशन में भी होता है, उसमें बोलता था कि अगर पिछले साल में आपका कारोबार 150 लाख तक सीमित था तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन के लिए हकदार हैं, लेकिन आप कंपोजिशन में तब तक ही रहेंगे जब तक कि करंट ईयर में आपका कारोबार 150 लाख को पार नहीं कर जाता है। ऐसा ही यहाँ पर है।
अब मैं आपसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन डिस्कस करता हूं, आप मुझे बताइए यहां पर क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका जो कारोबार था साहब वो था जी 4 करोड़ रुपए का, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इस क्यूआर स्कीम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर बनाए गए, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए क्वार्टर का मतलब वही है जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन में दे रखा था कि जहाँ पर लगातार 3 महीनों की बात होती है और कोई से भी 3 महीने नहीं, ये स्पेसिफाइड अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये वाले स्पेसिफाइड 3 महीने की बात होगी, उसे क्वार्टर कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मई जून और जुलाई ये एक क्वार्टर हो गया, ये क्वार्टर नहीं हो सकता, अप्रैल मई जून ही एक क्वार्टर होगा, क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो करंट ईयर में आप एलिजिबल थे, क्यूआरएमपी स्कीम में आप आ गए, क्यूआर स्कीम में आप आ गए एंड पहले क्वार्टर में टर्नओवर रहा 1 करोड़ का, दूसरे में भी 1 करोड़ है, तीसरे क्वार्टर में 4 करोड़ हो गया है, जिसमें 28 नवंबर तक 3 करोड़ था, उसके बाद 1 करोड़ और हुआ इसी क्वार्टर में, और चौथे क्वार्टर में ये 1 करोड़ आपका होता था। अब मुझे देखना है कौन से क्वार्टर में मैंने 3 करोड़ को पार किया। मैंने क्यूमुलेटिव लगा कर देखा इसका, तो पहले क्वार्टर में 1 करोड़, दूसरे क्वार्टर में हो गया 2 करोड़, तीसरे क्वार्टर में मेरा आंकड़ा पहुंच गया 6 करोड़ का, यानी कि तीसरे क्वार्टर में मैंने इवन 28 नवंबर तक मेरा 5 करोड़ था, उसके बाद मैंने इसको पार कर दिया, तीसरे क्वार्टर में पार कर दिया है। अब मुझे कौन सी स्कीम मिलेगी? पहले क्वार्टर में क्यूआर स्कीम, यस, दूसरे क्वार्टर में क्यूआर स्कीम, यस, तीसरे क्वार्टर में क्यूआर मिलेगी या मंथली मिलेगी? कोई कह सकता नहीं सर यहां तो पार कर गया, यहां तो मंथली स्कीम रहेगी। अच्छा, मंथली स्कीम रहेगी, ये बात आप कब कह पा रहे हो कि भाई मंथली स्कीम आपको मिलेगी? क्योंकि जब तक आप 28 नवंबर तक की कैटेगरी में आ रहे हैं, यहां तक तो आपने टर्नओवर को पार नहीं किया था, तो यहां तक तो आपके साथ यही आश्वासन था कि आप क्वार्टरली स्कीम के अंदर हैं। 28 नवंबर को 5 करोड़ के बाद अगला टर्नओवर जैसे हुआ होगा, फिर आपको मना कर दिया जाए कि नहीं नहीं अब नहीं रहे आप, सॉरी नो मोर, अब आप इस स्कीम के अंदर नहीं रह गए हो। बोलेगा भाई साहब क्या बेवकूफ बना रहे हो? अरे भैया मैंने अक्टूबर की रिटर्न मैंने नहीं भरी इस चक्कर में कि मुझे यह था कि मैं क्वार्टरली स्कीम में हूं, वरना 20 नवंबर को अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देता मैं। और अब आप 28 नवंबर के बाद उसे बोलो कि आप क्वार्टरली नहीं, आपको मंथली स्कीम मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा उसके साथ में। तो कहा कि नहीं यार इस क्वार्टर का तो रहने दो, यहां मंथली मत डालो, इसको जैसे चल रहा चलने दो, इसके लिए QRMP ही लगेगा। लेकिन हाँ अगले क्वार्टर से अब आप मंथली सिस्टम के अंदर आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक सीमित हो तो करंट ईयर में आप क्यूआर स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन इसमें कब तक एलिजिबल रहोगे? जिस क्वार्टर में आपका 5 करोड़ क्रॉस हुआ है उस क्वार्टर तक एलिजिबल रहेंगे, उस क्वार्टर में भी एलिजिबल रहेंगे, हाँ उसके अगले क्वार्टर से एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। पहली बात तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। दूसरी बात ये आती है कि जिस दिन आप पोर्टल को खोलकर बैठे हो क्यूआर स्कीम को ऑप्ट करने के लिए कि मुझे स्कीम चाहिए, मुझे सीए को फीस भी कम देनी पड़ेगी अब तो, है ना, कि भाई पहले वो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो चार्ज ज़्यादा लेते हैं, अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगी। अरे पेमेंट का क्या, पेमेंट पहले भी मंथली जाता था, अभी भी मंथली जाएगा। अरे कम से कम रिटर्न तो क्वार्टरली जाएगी, सीए की फीस तो कम से कम होगी। तो हम यहाँ बैठ के भैया हमें तो क्वार्टरली चाहिए, सीए से भी जिद कर बैठे हम तो क्वार्टरली चाहिए। अच्छा, सीए लगातार मना करता रहा, क्यों मना करता रहा वो सबसे बाद में भेद खुलेगा कि रहने दो, मत लो स्कीम को। पर क्लाइंट कहता नहीं मैं तो लूंगा। अच्छा तू लेगा तो ले ले भैया। तो जिस दिन ऑप्ट करने के लिए बैठे हैं उस दिन हमें यह श्योर करना होगा कि हमारी जो लास्ट रिटर्न ड्यू थी वो फर्निश हो चुकी है, वो हमने फाइल कर दी है अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आप 1 दिसंबर 2020 को ऑप्ट करने के लिए बैठे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 21 कर देता हूं, चलो 1 दिसंबर 2021 को आप इसे ऑप्ट करने के लिए बैठे हैं मालिक। तो 1 दिसंबर 2021 को अगर मैं खड़े होकर देखूं तो मेरे पिछली रिटर्न कौन सी थी जो ड्यू हो चुकी है, जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है? सर इससे पिछली जो डेट रही होगी ड्यू डेट वो 20 नवंबर रही होगी, और 20 नवंबर जो ड्यू डेट होगी वो कौन सी वाली रिटर्न की होगी? सर अक्टूबर वाली रिटर्न की। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ तो मुझे एश्योर करना पड़ेगा कि जो मेरी पिछली रिटर्न है अक्टूबर वाली, जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, जिसकी ड्यू डेट ही नहीं आई उसको क्या फाइल करेंगे? जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है। तो वो मेरी फाइल हो गई है या नहीं? अगर हो गई है
तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्वार्टरली रिटर्न के अंदर। अगर नहीं हुई है तो फिर हमें ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बोल दिया जाता है कि यार तुमसे मंथली डेटा नहीं दिया जा रहा, क्वार्टरली तुम तब दोगे, तुम है इतना इकट्ठा तब दोगे तुम, है। तो आपकी ये पिछली वाली रिटर्न फाइल होनी चाहिए, आप डिफॉल्टर किस्म के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। सरकार छटनी तो ऐसे कर रही है जैसे कि पता नहीं कितना बहुत बड़ा तोहफा इसमें मिलने वाला है, पता नहीं क्या मिठाई मिलने वाली है इसके अंदर। अब देखना मिठाई मिलेगी क्या मिलेगा, आप खुद देखिएगा इसके अंदर, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ओइडार वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। ओइडार मतलब हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था ओइडार का, कि जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की सर्विसेज देने वाले हैं, सप्लायर विदेश में बैठा हुआ है और रेसिपिएंट 10 साल का छोटा बच्चा है जो ऑनलाइन गेम यहाँ पर खेल रहा है। ओइडार के संबंध में हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें सीखा था कि भाई यहाँ पर सरकार को जिद होती है कि हर हाल में हमें जीएसटी चाहिए, मतलब चाहिए। और कोई भी चीज़ आपको तब मिलती है जब दिमाग से और दिल से आवाज़ निकले कि चाहिए, मतलब चाहिए, 2 बार निकले चाहिए, तो वो चीज़ हमें मिल पाती है। तो यहाँ पर आकर हमने वही बात करी मालिक, और कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है ये ओइडार वाला सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक 10 साल का बच्चा है जो गेम खेल रहा है, इंडिया के बाहर से सर्विस ली जाती है, सप्लायर बाहर बैठा हुआ है और ये बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि रेसिपिएंट 10 साल का छोटा बच्चा है, नॉन टैक्सेबल पर्सन है, उसे जीएसटी ले तो कैसे ले, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे नॉर्मली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अपना लगाया जाता है ना। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक ऐसी सर्विस है जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होते हुए भी इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाया जाता है। वो जो बंदा सप्लायर, उसी को यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। रिटर्न का चैप्टर चल रहा है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि फॉर्म जीएसटीआर 5A के अंदर इसे अपनी मंथली फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न भी भरनी होती है। ये स्कीम क्या इसके लिए एलिजिबल है? द आंसर इज नो, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब इस बंदे को मंथली रिटर्न भर रहा है, मंथली ही भरता रहेगा। क्यूआर स्कीम इस विदेशी को हम नहीं देंगे, ये देशियों के लिए है। किसके लिए है ये सुविधा देशियों के लिए है, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा यहां पर बोल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी सर, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन उसको मिलेगी? ओ बुड़बक, हम 3B की बात कर रहे हैं, 3B की, कि जो 3B है उसे भाई उनको कह रहे हैं कि भाई आपको ये कैसे फाइल करना है, मंथली की बजाय क्वार्टरली भी कर सकते हो। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता था उसका जीएसटीआर 5 में जाती है रिटर्न, उसका 3B से कोई लेना देना नहीं है, ठीक साहब। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना, टर्नओवर को ध्यान में रखना है, 5 करोड़ की लिमिट दे दी है, और करंट ईयर में तब तक बने रहोगे स्कीम के अंदर, उस क्वार्टर तक जहां पर आपका टर्नओवर क्रॉस करता है वहां तक लास्ट बने रहोगे आप। और दूसरी शर्त आपने देखी कि आपकी लास्ट रिटर्न जो ड्यू हो गई थी वो आपने भर दी हो, और अगली बात ये कि आप ओइडार वाले व्यक्ति ना हो। आगे क्या बोलता है? अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं पता लग गया कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर किसी क्वार्टर के लिए मुझे ऑप्ट करना है तो ऑप्ट करने का समय क्या होगा? मतलब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर अप्रैल मई जून मैं इस क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना चाहता हूँ। लेट सपोज मेरा क्वार्टर 1 है जी, फाइनेंशियल ईयर का ये मेरा क्वार्टर 1 है, मुझे इसके लिए ऑप्ट करना है, तो मुझे कब ये या कब तक ऑप्शन ले लेना चाहिए? सपोज करो ये अप्रैल का महीना बीत गया, अप्रैल बीत जाने के बाद यहाँ मई में आकर मैं 15 मई को चाहता हूँ कि मैं इसके लिए पूरा का पूरा भाई साहब क्वार्टरली स्कीम में आ जाऊँ, क्या ये संभव होगा? नहीं सर। इसकी जो कट ऑफ डेट है, क्योंकि मेरी बात समझो, आपको अप्रैल की रिटर्न भरनी है मंथली या क्वार्टरली, 30 अप्रैल तक तो आप डिसाइड कर ही लोगे, हाँ या ना? मतलब लास्ट टू लास्ट अगर आप देखो कि जिस महीने की रिटर्न भरनी है वो महीना खत्म हो गया, तो अब तो फैसला कर लो मंथली या क्वार्टरली। तो हियर इज द लास्ट डेट टू चूज द ऑप्शन फॉर दिस क्वार्टर, कि आपको ये मंथली भरनी है या फिर क्वार्टरली भरनी है, राइट? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कोई लॉक इन पीरियड है क्या इसके लिए, कि मुझे एक बार अगर मैंने ये चूज कर लिया तो फिर यही रहेगा? जी नहीं, पोर्टल पर बड़ा आसान है, अब जब चाहे इसे चूज कर लो, जब चाहे एग्जिट कर जाओ, आपकी मर्जी है। बहुत आसान तरीके से दिखाऊंगा आपको करके पोर्टल पर भी कि कैसे स्कीम को ऑप्ट करते हैं और कैसे इसको ऑप्ट आउट करते हैं, राइट?
तो जिस महीने की, अगर अप्रैल की मुझे पहली रिटर्न महीने की आ रही है यहां पर, तो भाई कम से कम यहां तक तो डिसाइड कर लो, अब तो डिसाइड कर लो कि मंथली या क्वार्टरली। तो हियर इज द लास्ट डेट टू चूज फॉर क्वार्टरली। एडवांस में कितना कितना पहले आप इसे कर सकते हो भाई, मैं यहां पर बता सकता हूं। इन्होंने 2 महीने मुझे बता दिया, 2 महीने पहले ही बता दिया कि भाई यहां तक, यानी कि ये इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर के शुरू होने से पहले जो 2 महीने हैं ये एडवांस पीरियड दे दिया। तो अगर मुझे इसके लिए करना है तो 1 फरवरी, अगर ये ईयर 2021 मेरा चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि भाई साहब 1 फरवरी 2021, प्रॉपर लिखते हैं ना, 1 फरवरी 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक, मतलब क्वार्टर शुरू होने के 1 महीना बाद तक और 2 महीने पहले तक, ये जो बक्से आपके रेड रेड हो रहे हैं, प्रॉपर फुल फ्लैज्ड 3 महीने का समय मेरे पास में चूज करने के लिए। आप अगर अप्रैल में सोचो, आपका लेट सपोज आपका आगे अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में आपको चुनाव करना है, तो आप इसे कर सकते हो। जैसे अभी आगे बात करता हूं मैं आपसे, अभी चल रहा मालिक आपका जून, तो अप्रैल मई और जून आपका चल रहा है। मान के चलो आप जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इसके लिए इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, तो कब तक कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं? तो क्या इस क्वार्टर के लिए आज ऑप्ट कर सकता हूं कि नहीं? तो देखो, जिस क्वार्टर के लिए चुनाव करना है वो क्वार्टर का पहला महीना खत्म होने के बाद वहीं पर आएगा। भैया अगर मंथली भरनी है तो आप यहां फैसला लो कि भाई जुलाई की आपको मंथली भरनी है और क्वार्टरली भरनी है, फिर जो भी आपका, तो हियर इज द लास्ट डेट। और 2 महीने पहले यहां तक आ जाओ, ये अप्रैल में 1 मई, तो 1 मई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक मैं किसी भी वक्त इस क्वार्टर के लिए चूज कर सकता हूं कि मुझे क्यूआर स्कीम में आना है, ऐसे में ऑप्ट इसको कर सकता हूं। राइट, यस सर। सर अगर मान लो 31 जुलाई तक ना कर पाए तो अगस्त आ गया, तो अगर अगस्त आ गया है तो फिर आप इस क्वार्टर के लिए नहीं, फिर अगले क्वार्टर के लिए आप चूज कर पाओगे, वैसे करके वहां पर बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो फिर आप अगले क्वार्टर के लिए कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अब यहां पर हम बात करें कि भाई यहां पर आपने अगर यहां तक 30 अप्रैल तक आपने चूज कर लिया, समझना 30 अप्रैल तक अगर आपने चूज कर लिया है तो इस क्वार्टर के लिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 30 अप्रैल अगर आपका निकल गया और 1 मई आ गया तो फिर कर पाओगे, लेकिन अगले क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो आपको देखा जाए तो आप चूज कभी भी करो, ऑल द 365 डेज में आप कभी भी चूज कर सकते हो, कभी भी चूज कर सकते हो आप एट एनी टाइम, पर डिपेंड करेगा कि आपको वो कौन से क्वार्टर के लिए उसकी अवेलेबिलिटी आएगी। राइट, तो अगर इसकी बात करें तो ये है मेरा बेसिकली यहां पर क्वार्टर नंबर 1, और इसके बाद जो आ रहा है मेरा वो आएगा यहां पर क्वार्टर नंबर 2 निकल के आएगा, जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। नीचे से हटा देता हूं उसको, मैं यहां से हटा देते हैं, ठीक है जी, ऐसे करके। तो क्वार्टर 2 आ गया जी, जुलाई अगस्त सितंबर। तो अगर 30 अप्रैल तक बोल दिए तो मुझे इस क्वार्टर 1 के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और अगर इसके बाद बोले तो फिर मुझे मिलेगा क्वार्टर 2 के लिए। क्वार्टर 2 के लिए कौन कौन सा भाई साहब यहां पर निकल के आएगा अपना जी, ये बता रहे हैं आपको। अगर यहां से लेकर यहां तक आपने चुनाव कर लिया है, जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, तो फिर इसके लिए आपको क्वार्टर 2 के लिए इसका बेनिफिट अवेलेबल होगा। इज इट ओके? यस सर। तो जिस क्वार्टर के लिए चाहिए उस क्वार्टर का पहला महीना और 2 क्वार्टर पिछले के, तो उसके लिए बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि ऑप्शन को चूज कैसे करना होगा। तो ऑप्शन को चूज करने के लिए बड़ा सीधा सा तरीका है, आप पोर्टल पे जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, पहले थ्योरेटिकली बता दूं। वहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन मिलेगा आपको कि भैया मंथली या क्वार्टरली, दोनों ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली क्लिक करके सेव कर दो, बस हो गया काम, इतना से करना है। क्वार्टरली पे क्लिक करो, ड्यू डेट आपको बता दी जाएंगी कि अब आपकी ये ड्यू डेट पड़ेंगी और बात खत्म, इतना करना है। और अगर आपको भविष्य में फिर मंथली पे आना है तो मंथली को क्लिक करो, ड्यू डेट आपकी आ जाएंगी, सेव करो, खत्म, इतना सा काम है बस। ठीक है साहब। तो लेकिन सर अगर हम कुछ भी ना करें तो स्कीम तो आ चुकी है, लेकिन हम इसके संबंध में कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, तो अब बताओ फिर अब क्या होगा? भाई साहब होगा क्या? उनकी अपनी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो क्या है? अगर मैं कुछ ना बोलूँ नई स्कीम के बारे में तो वो क्या करेंगे? तो उन्होंने बताया कि सुनो देखो, और लॉजिकल भी है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का बनता है,
तो जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी पहले से ये है कि 1.5 करोड़ तक जिनका कारोबार है उनके लिए GSTR 1 ऑप्शनल है। वो चाहे तो ऑप्शन मतलब क्वार्टरली ऑप्शनल है कि वो चाहे तो इसको क्वार्टरली अपना दे सकते हैं या फिर मंथली दे सकते हैं। तो अगर जो व्यक्ति क्वार्टरली दे रहे हैं या कुछ हो सकता है मंथली दे रहे होंगे, उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहेगी? जिन्होंने क्वार्टरली दिया है उनका ये 3B भी QRMP स्कीम के अंदर क्वार्टरली ही जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता भैया कि GSTR 1 जो है आपका वो तो जा रहा है लाइक क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर है और आपका जो 3B है जहां से पेमेंट करना वो मंथली चला जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? नेवर एवर, ये संभव ही नहीं है आपका। तो इसके लिए डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिलेगी यहां पर क्वार्टरली की ही मिलेगी। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने ले रखा है कि भैया मुझे तो GSTR 1 मंथली भरना है, तो डिफॉल्ट सेटिंग क्या होगी? मतलब पोर्टल जो है भाई 2 ऑप्शन होते हैं, मंथली क्वार्टरली, तो आपको कौन से पर रखेगा? अगर आप कुछ नहीं बोले तो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। अगर कुछ भी सुनन कहन नहीं होती है तो पोर्टल क्या करेगा? पोर्टल कह रहा है भाई साहब मैं मंथली रख के चलूंगा, क्योंकि GSTR ये मंथली है तो मैं मंथली रखूंगा, क्योंकि कोई भी नई स्कीम या ऑफर आता है और वो ऑप्शनल है, तो जब तक मैं उसे प्रैक्टिकली कैच नहीं करूंगा तब तक मेरे लिए वो कैसे अप्लाई कराया जा सकता है? सोचने वाली बात है। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। कोई स्कीम या मैं कोई ऑफर लेके आता हूं किसी भी तरीके का, पता नहीं अच्छा है या बुरा है आपके लिए, तो जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक मैं उसे आपके लिए कैसे लगा सकता हूं साहब? नहीं लगा सकता। तो इसलिए यहां पर क्या है? मंथली है। तो सर इसका मतलब ये कि मंथली ही रहेगा ये? ना मेरे मुन्ना, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है कि अगर आप कुछ नहीं करो, ये है अगर आप कोई एक्शन ना लो, कोई एक्शन ना लो तो ऐसा हो जाए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं इसे क्वार्टरली पे चेंज कर दूं? यस, आप अगर एक्शन लेंगे, मैनुअली जाके उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका क्वार्टरली हो जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे तो ये मंथली पर ऑटोमेटिकली पड़ा रहेगा। ऑटो मोड इसका मंथली है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपका 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का मसला पड़ता है तो GSTR 1 तो मंथली ही जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ही खत्म हो गया वहां पर, तो जाना ही मंथली है। तो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग कैसी रहेगी? हालांकि थ्योरी में लिखा है क्वार्टरली, कि ये डिफॉल्ट सेटिंग क्वार्टरली रहेगी, लेकिन ये कोई लॉजिकल कहीं से भी नजर नहीं आता मुझे, और पोर्टल पर प्रैक्टिकली भी मैंने देखा ये मंथली ही रहता है मालिक, तो मैं इसे मंथली ही पढ़ा के चलूंगा। थ्योरेटिकली वो गलत है कि अगर ये मेरा मंथली है, GSTR 1 मंथली जा रहा है, मतलब ये का तरीका कि आप 1.5 करोड़ तक के दायरे में है और ये आपका मंथली है, तो यहां तो डिफॉल्ट सेटिंग मंथली है आपकी 3B के लिए। लेकिन अगर आपका ये यहां पर आकर अगर ये आपका यहां पर भाई साहब मंथली है, तो आप इसे क्वार्टरली कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती कैसे थोप सकते हैं? सीधी बात, मोटी बात ये कहूंगा मैं आपसे, जो सेटिंग GSTR 1 की है वही सेटिंग आपको 3B की मिलेगी डिफॉल्ट सेटिंग में। अगर आप कुछ नहीं कहोगे, अगर आपका GSTR 1 मंथली जाता है तो 3B मंथली जाएगा, अगर आपका ये क्वार्टरली पे है तो वो भी आपका क्वार्टरली ही जाएगा। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग। अगर कोई व्यक्ति ऐसा टैक्स पेयर या कि भाई उसे पता ही नहीं कि ऐसी कोई स्कीम भी आई है, अगर ऐसी कोई स्कीम आई है तो उस स्कीम को इसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। सर फिर यहां कैसे? अरे यहां तो मजबूरी है ना, अगर बंदा ऑलरेडी ये क्वार्टरली लेके बैठा है तो 3B अपना मंथली फाइल कर ही नहीं सकता, वैसे करके है, तो ये यहां पर स्थिति बनकर आ जाएगी। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक, आगे बढ़ जाएं? यस सर। तो ये आगे डिफॉल्ट सेटिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है यार, सरकार ने बोला था कि साहब यहां पर हम आपसे मंथली पेमेंट लेंगे, लेकिन समझो जरा समस्या क्या है। ये तो कह दिया, मैं जल ग्रहण कर लूं? हाँ जी कर लो। ये तो बोल दिया कि रिटर्न क्वार्टरली दे दो और पेमेंट मंथली लाओ, लेकिन मंथली पेमेंट कैसे आएगा? क्योंकि अप्रैल मई जून हिसाब बनेगा, जून खत्म होने पर जुलाई में जाके हिसाब की बात आएगी। तो जब जुलाई में हिसाब की बात आएगी तो मुझे एक बात बताओ, हम यहां पर कैसे पेमेंट कर सकते हैं? मतलब अप्रैल की पेमेंट कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे? हमारे पास कैलकुलेशन ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। रिटर्न फाइल करना मतलब हिसाब देना, जब हिसाब बनाया ही नहीं हमने मंथली,
तो पेमेंट कैसे करें? सरकार बोलती नहीं भैया पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने तरीका निकाला इसका। क्या तरीका? कि काम करते हैं हम आपसे ना फिक्स्ड पेमेंट लेते हैं कि जो भी, अगर आप मान लो पिछला क्वार्टर भी आपका क्वार्टरली में ही गया था, मान लो क्वार्टरली ही आपने 3 भी गया था आपका पिछला, तो पिछले क्वार्टर में जितनी भी आपकी कैश लेजर से पेमेंट गई थी तीनों महीनों में, उस क्वार्टर के अंदर जो भी आपकी कैश लेजर से पेमेंट गई थी उसका 35% कर देते हैं पहले महीने के लिए, 35% दूसरे महीने देना है। तो अप्रैल की जो लायबिलिटी वो पे कब होगी? यहां पर ड्यू डेट जो पेमेंट की रखी गई है वो अगले महीने की 25 तारीख है जी। जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो अगले महीने की 25 तारीख है। तो अप्रैल का पेमेंट कब करना होगा? अप्रैल के बाद सर मई, 25 मई को। तो 25 मई को 35% पेमेंट कर दीजिए। प्रीवियस टर्नओवर का जो आपका पेमेंट था उसके आधार पर उसको बेस बनाकर, प्रीवियस क्वार्टर का जो टर्नओवर था उसके आधार पर। और फिर जो अप्रैल के बाद मई आया, तो मई के लिए आपकी जो ड्यू डेट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? मई के बाद पड़ेगी सर जी जून पड़ेगी, 25 जून पड़ेगी। 35% वहाँ पे कर दीजिए। और जून की कब पड़ेगी? जून की पड़ेगी 25 जुलाई। 25 जुलाई। और इस क्वार्टर की जो रिटर्न है वो कब जाएगी? सर इस क्वार्टर की जो रिटर्न है वो जाएगी आपकी 22 या 24 को, जुलाई को। समझना बात को जरा। तो अप्रैल, मई और जून का जो हिसाब है वो यहां पर होगा। 22 तारीख है वेस्ट, साउथ और जो मध्य आपका सेंट्रल इंडिया है उसके लिए, और 24 तारीख है नॉर्थ और ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए। 22-24 जुलाई को हिसाब हो जाएगा। तो जो जून वाली पेमेंट है वो मेरी 25 जुलाई को जानी है। तो इसका मतलब हिसाब होगा 22-24 जुलाई को पेमेंट 25 को होनी है। तो ये वाली जून के महीने में जो पेमेंट बनी होगी वो तो मेरी एक्चुअल बेसिस पर जा सकती है, उसको किसी प्रीफिक्स्ड बेस पर रखने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? वो वाली तो एक्चुअल बेस पे जा सकती है। पहले 2 महीनों में, क्योंकि यहां तक मेरे पास हिसाब आ चुका है, यहां तक मेरे पास हिसाब आ चुका है इस डेट तक। पहले 2 महीनों में हिसाब मेरे पास में नहीं था, तो उनके लिए मैंने आधार बना दी कि भैया पिछले क्वार्टर में जो भी था आपका, तो मोटा मोटा 1/3 कर दिया ना, मोटा मोटा देखा जाए तो 35% यहाँ पे कर दो, 35% यहाँ पे कर दीजिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। 35% ऑफ कैश जीएसटी जो पे किया है लास्ट क्वार्टर के अंदर, और वो आपको यहाँ 25 मई तक भरना है। 35% ऑफ द कैश जीएसटी पेड किया जो लास्ट क्वार्टर में, 25 जून तक आपको वो भरना है। इज इट ओके? यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए पिछला जो टैक्स पीरियड था आपका, उसमें आपका मंथली पेमेंट सिस्टम था, पॉसिबल है? क्वार्टरली में अभी आप नए नए आए हो, तो पिछला मंथली था, तो 1 महीने का उसमें आ रहा होगा डेटा कि 1 महीने की टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो कह रहे जितना पिछले महीने की लायबिलिटी थी उतना ही अब इस स्कीम में यहां दे दो। भाई जितना पिछले मंथ में आपने दिया था कैश लेजर से, उतना ही यहां दे दो, और उतना ही दे दो अगले महीने में, उतना ही दे दो अगले महीने में। और जब तीसरे महीने के पेमेंट की बारी आएगी तब तक हमारे पास पूरा हिसाब आ चुका होगा। तो जितना भी बनता है अपना पूरे हिसाब में तीनों महीनों का, उसमें से 2 महीनों का काट कर जो बैलेंस होगा उसे आप यहां पर और पे कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही यहां पर कि 35% फिक्स आपने यहां पे कर दिया, ऑन अकाउंट पेमेंट एक तरीके से। ऑन अकाउंट पेमेंट आपने कुछ यहां कर दिया, ठीक है, जो ऑन अकाउंट पेमेंट मतलब पूरा फाइनल पेमेंट नहीं है, ऑन अकाउंट पेमेंट है ये। और फिर यहां आते आते बैलेंस आप यहां पे कर दें, क्योंकि यहां पर आते आते आपके पास पक्का हिसाब आ चुका है। तो पहले 2 महीनों में ही तकलीफ होगी, तीसरे महीने में तो एक्चुअल बेस पर पेमेंट हो जाएगा और पूरी पेमेंट आपकी यहां पर क्लियर हो जाती है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला यहां पर अपना दिया है। अब 35% की कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है या पोर्टल करेगा? मतलब आप मैनुअली देखोगे कि यार मेरा पिछली बार मैंने कितना फाइल किया था, मतलब कितना पेमेंट किया था, ई कैश लेजर से वो डेटा निकालो, कैलकुलेटर उठाइए, उसका 35% करो, सीजीएसटी एसजीएसटी सबका अलग अलग 35% करो, फिर यहाँ भरो। ये काम आपको करना है या पोर्टल? पोर्टल स्मार्ट है, वहाँ पर ऑप्शन है
कि आप 35% का चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उसमें चालान क्रिएट करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो आपका ऑटोमेटिकली पिछले जो कैश पेमेंट आपने किया था उसको ध्यान में रखते हुए ऑटो कैलकुलेट करके आपको चालान बनाकर दे देगा, आपको बस पे करना होगा। वो इज इट ओके, वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा, तो आपको कैलकुलेटर लेकर अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब इसमें एक चक्कर और पड़ा। कुछ लोगों ने कहा जिनका बेसिकली सीजनल था बिजनेस, कि कहीं तो उनकी लायबिलिटी बहुत हाई होती है किसी महीने में और किसी महीने में लायबिलिटी बिल्कुल होती नहीं है उनकी। जैसे मान लीजिए लाइक किसी का गर्म कपड़े का बिजनेस है, तो उनकी जो सेल होती है वो भाई जनवरी, फरवरी, दिसंबर इन महीनों में अच्छी खासी होती है, लेकिन जून जुलाई में उसकी क्या सेल हो रही है भाई साहब, वहाँ दिक्कत है उसको। तो उससे कहा गया कि भैया आप मुझसे जो मैंने पैसा फरवरी मार्च जनवरी में या जनवरी फरवरी मार्च में जो पैसा दिया, मान लो पिछला क्वार्टर मेरा ये था, तो उसी के आधार पे आप मुझसे भरवा रहे हो अप्रैल मई जून में, तो वहां तो मेरी सेल अच्छी खासी थी, विंटर थी उस समय पे, तो अभी गर्मी आ गई तो मेरी सेल इतनी होगी नहीं, तो अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो नहीं पे करूंगा इतना 35% दे दो कि भैया ऐसे करके दे दो। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, अगर आपको इससे दिक्कत है, फिक्स्ड जो हमने मेथड दिया है, अगर इससे आपको दिक्कत है तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड अपना लेना और हर महीने कैलकुलेट करना अपनी टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल बेसिस पर, और हर महीने एक्चुअल बेस पे कैलकुलेट करना और पेमेंट कर देना। अरे तो मेरे प्रभु एक बात बताओ, जब तुम्हें हर महीने एक्चुअल बेस पर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हर महीने रिटर्न फाइल करने में कैसे तैसी हो रही है, क्या दिक्कत है? क्यों बिना बात के इतना लोड ले रहे हो सर पे कि सेलेक्ट करो, QRMP करो, ये करो और वो करो, फिर अलग से कच्ची कैलकुलेशन करो, फिर वहां डालो, फिर फाइनली अपनी रिटर्न बनाते समय तीनों क्वार्टर की फिर से बनाओ पूरी डिटेल, क्या है? अरे भैया सीधी बात कहते हैं ना कि समझ रहे हो, पहले यहां करो, यहां करो, यहां करो, फिर क्वार्टर खत्म हो जाए फिर तीनों का मिलान करो, फिर रिटर्न फाइल करो, जो पे कर दिया उसे मैच कराओ कि भैया इतना बना, इतना हमने पे कर दिया, खामोखा क्यों? अरे भैया मैं तो कह रहा हूं कैलकुलेट कर दिया, रिटर्न भरो, खत्म, पर्ची फाड़ दो, बात खत्म। अब मतलब देखना नहीं पलट पलट के, नया महीना आया, कैलकुलेशन करो, रिटर्न फाइल करो, पर्ची फाड़ दो, बात खत्म। उसके बाद ये करो, पर्ची फाड़ने का मतलब अब पलट के वापस देखना नहीं है हमें, लेकिन यहां पर पर्ची नहीं फाड़ सकते। पेमेंट कर जरूर रहे हैं, लेकिन एट द एंड रिटर्न जब क्वार्टरली फाइल होगी सारी मैचिंग करानी पड़ेगी कि हमने ठीक पेमेंट किया है। तो ऐसे करके यहां पर बात करी जा रही है। तो आप देखिए क्या चल रहा चक्कर खामोखा का, कितना आसान है ना। यहां 35% पे करो, यहां 35, पेमेंट तो वही हो रहा है, एक रिटर्न ही तो फाइल करने में आपको थोड़ी सहूलियत मिल रही है, काय बात की सहूलियत मिल रही है, सारा मैचिंग करानी पड़ेगी। 35 यहां दो, 35 यहां दो, फिर यहां फाइल करो, फिर देखो कि फाइनल कितना बनता है, कितना पे कर चुके हो और क्या बैलेंस बनता है उसे निकालो, उसे पे करो अब यहां पर आकर। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारी बात हो गई। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है मालिक कि लेट सपोज मेरा ये 35 रुपये, मान लीजिए 35 रुपये मुझे यहां पर देने थे, इतने का मुझे चालान क्रिएट करके अपने ई कैश लेजर में जमा कराना था, इतना पैसा। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरे ई कैश लेजर में 35 रुपये पड़े हुए हैं या ई क्रेडिट लेजर में मेरे 35 रुपये पड़े हुए हैं, तो क्या मुझे अलग से ये जमा कराने की आवश्यकता है? अगर मेरे वॉलेट में इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो क्या 35% का चालान डिपॉजिट मुझे कराना पड़ेगा? ऑब्वियस अंडरस्टूड सी बात है, क्यों कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मेरे ई कैश लेजर या ई क्रेडिट लेजर के अंदर सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है तो फिर मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भला यहां पर आकर, कैसे भला? नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में आपको टैक्स डिपॉजिट कराने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी में? वेयर टैक्स लायबिलिटी इज नील। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आ रही है तो आपको कुछ भी जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, हैव ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस, आपका सफिशिएंट बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप यहां अप्रैल की टैक्स लायबिलिटी आती है आपकी 40 रुपए की आती है मालिक, ठीक है सर जी, और आपके यहां पर जो फंड पड़ा हुआ है ई क्रेडिट या ई कैश लेजर के अंदर वो 70 का पड़ा हुआ है, तो क्या आपको अलग से कुछ जमा कराने की जरूरत है? द आंसर इज नो। यहां आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 रुपए की आती है और यहां आपका है ये 25 का, तो क्या इस महीने में कराना है? साहब हमें देखना पड़ेगा हमारी क्यूमुलेटिव क्या बनती है हमारी। साहब देखो यहां से देखा जाए ऐसे करके तो टोटल लायबिलिटी 90 की है, जो झगड़ा पड़ेगा पहले 2 महीनों का ही पड़ेगा।
आखिरी महीने का तो हिसाब हो ही जाना है एक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि वहाँ रिटर्न फाइल हो ही जानी है उस महीने के हिसाब से। 25 को पेमेंट करना है, 22 से 24 को रिटर्न आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास 95 है, तो मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है। या ऐसे देख लो, 40 की लायबिलिटी थी, 70 यहाँ पर था, तो 40 का पेमेंट हो गया होगा, 30 ये बचा हुआ था और 25 और आ गया यहाँ पर, 30 यहाँ था, 25 यहाँ पर और है अपना, तो 55 हो गया। यहाँ लायबिलिटी अपनी 50 है मालिक, तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी हम एक्सेस में ही हैं। तो पहले महीने में देखोगे तो इंडिपेंडेंटली, दूसरे महीने में देखोगे तो क्यूमुलेटिवली अगर मेरा ये इतना है, मतलब कुल मिला के मोटी बात ये कि आप जिस महीने पेमेंट कर रहे हो वहां आपके पास सफिशिएंट बैलेंस फंड पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो फिर आपको अलग से कुछ डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नो नीड टू डिपॉजिट फॉर अप्रैल मंथ एंड नो नीड टू डिपॉजिट बिकॉज हमारे पास यहां पर क्यूमुलेटिव सफिशिएंट बैलेंस है, क्यूमुलेटिव सफिशिएंट बैलेंस हमारे पास में है, तो हमें 35% वाला चालान डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, वो जब आप चालान क्रिएट करने के लिए पोर्टल पर जाएंगे ना, 35% का चालान पर आप क्लिक करेंगे, वहीं आपको एक समरी दिखा देगा कि सुनो, अभी दिखाऊंगा पोर्टल के ऊपर, वहां आपको समरी दिखा देगा कि बेटा आप 35% का चालान जमा करने तो जा रहे हो, लेकिन आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ई कैश लेजर का बैलेंस ये रहा, नीचे बॉटम में दिखा देगा पोर्टल पे, और ई क्रेडिट का ये रहा। अगर उसमें 35% के बराबर का बैलेंस है मालिक, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। तो फिर आपको अलग से वो चालान जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक सर, तो ऐसे हमारी बात यहां पर हो जाती है प्रभु जी। अब यहां पर मान के चलते हैं कि लेट सपोज टैक्स इन लास्ट क्वार्टर था आपका 100 रुपये का बनता था जी, जो ई कैश लेजर से आपने पे किया था, लास्ट क्वार्टर का 100 रुपये बनता था, और फाइनल टैक्स ऑफ करंट क्वार्टर, ईयर नहीं क्वार्टर, फाइनल टैक्स ऑफ जो करंट क्वार्टर वो आपका 102 का बनता है। जरा से करके दिखाओगे आप, मैं बताता हूं, देखो कैसे होगा कि भाई यहां मैंने लास्ट क्वार्टर के अंदर जो मैंने कैश में पे किया, जो कैश पे किया भाई साहब, वो था मेरा 100 रुपये का। अभी मुझे आगे का नहीं पता, आगे का क्या सीन रहेगा, तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ आप 100 रुपये का 35%, 35 रुपये यहाँ पे कर दो और 35 रुपये आप यहाँ पे कर दीजिए। कर दिया इस पर बेस्ड होकर। अब जो अगला पेमेंट मुझे करना है 25 तारीख को, उससे पहले मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। अब आएगा डेटा ये 2 पेमेंट करने के बाद कि 102 का आपका डेटा है। तो हमने कहा भैया 102 पूरा देना है, 35 ये दे दिया, 35 ये दे दिया, 70 गए, तो इसमें 70 माइनस कर दीजिए, क्या बच्चा भाई साहब 32 रुपये। 32 रुपये का बैलेंस आपको यहाँ पर और पे कर देना होगा। ऐसे करके यहाँ पर बात करी जाती है। आई होप मालिक बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है, पहले महीने में 35 का और दूसरे महीने में 70 का, पहले महीने में 35 का दूसरे के में 70 का, क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो वहां पर आपको कुछ भी डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोर्टल से लिंक करके दिखाऊंगा प्रॉपर्ली, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और समस्या आती है यहां पर, एक और समस्या आती है। पेमेंट की तो उलझन आपने देख ली, एक और समस्या आएगी कि आप पेमेंट ले रहे हो मंथली, लेकिन रिटर्न जा रही है बंदे की क्वार्टरली। अगर मैं अपना जो रिटर्न है, जो 3B है, क्वार्टरली जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा GSTR 1 भी क्वार्टरली ही जा रहा है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहा था कि 3B क्वार्टरली तो GSTR 1 भी मेरा क्वार्टरली ही जाएगा, क्वार्टरली ही जाएगा। ओके, अगर वो मेरा क्वार्टरली जाएगा तो चक्कर ये पड़ेगा कि मेरा जो रजिस्टर्ड बायर है उसे क्रेडिट कैसे मिलेगा पहले 2 महीनों का। मतलब ये कि सप्लायर तो आ गया आपका अंडर QRMP स्कीम के अंदर, क्वार्टरली बेसिस पर आ गया। महीना ये रहा, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना है। मैं क्या करूंगा, GSTR 1 इसका क्वार्टरली फाइल करूंगा 10 अप्रैल को, राइट, और ये 2A में दिखाई देगा अप्रैल के महीने में जाकर, और मेरा रजिस्टर्ड अगर क्लाइंट है तो उसको जो क्रेडिट मिलेगा वो अप्रैल में जाकर मिलेगा। अब इसकी लायबिलिटी तो मंथली आती है, अब मेरा जो रेसिपिएंट आदमी है उसकी लायबिलिटी तो मंथली आती है, तो उसके पास जब वो अपने जनवरी महीने की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा तो उसके पास क्रेडिट नहीं है, क्योंकि 2A में दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपको तो क्वार्टरली करना है। फरवरी महीने की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते समय उसे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई साहब उसे
क्वार्टरली उसका 2A दिखाई देगा यहां पर आकर, उसमें दिखाई देगा अगले वाले में जो मार्च के बाद अपना फाइल करेगा उसमें। हाँ, मार्च के लिए जब अप्रैल में पेमेंट कर रहा होगा तो वहां जरूर दिख जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में उसे यहां पर दिक्कत आएगी। पहले 2 महीने उसे क्रेडिट को लेकर दिक्कत आएगी, तीसरे महीने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो दिख जाएगा जी, उसको इकट्ठा दिख जाएगा सारा। लेकिन जनवरी फरवरी में इस रेसिपिएंट आदमी का जो कैश आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कम था। हालांकि वो मैनेज हो जाएगा तीसरे महीने में जाकर, लेकिन जनवरी फरवरी में तो भाई साहब इसकी जो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा वहां तो कैश फ्लो इसका बढ़ जाएगा, जिसके लिए बंदे को बैंक से हो सकता है शॉर्ट टर्म के लोन भी लेने पड़ जाए। दिक्कत वाला मामला है। ये तो रेसिपिएंट तो भाग जाएगा, कह रहा भाई साहब ड्रामा है, मेरा तो कैश फ्लो बढ़ गया तुमसे डील करने में। तो ये रेसिपिएंट बोलेगा भाई साहब मैं आपसे डील नहीं करूंगा, जो QRMP वाले हैं मैं उनसे डील बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मेरे कैश फ्लो में फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीम फेल होगी तो सरकार ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि एक काम करो आप ना जो अपना GSTR 1 है उसे भी ऑन अकाउंट फिल कर दो, उसमें वो एंट्री डाल दो, अपने GSTR 1 में वो एंट्री डाल दो जो B2B वाली है, जो मैंने आपको दिखाया था आज रिटर्न फाइल करते समय, फिर दोबारा से दिखा दूंगा। रिटर्न फाइल करते समय मैंने आपको दिखाया था जो B2B वाली एंट्री ना बाबू, ए भाई इधर जो आपकी B2B वाली एंट्री थी उनको डाल दो, उनको डाल के सेव कर दो। और समय भी दिया उसके लिए 13 तारीख। हाय, वैसे नॉर्मली 10 तारीख होती है अगले महीने की, लेकिन इससे बोला 13 तारीख तक कर दोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो B2B वाली एंट्री उसके पास 2A में दिख जाएंगी, जिससे कि वो अपना मंथली क्रेडिट लेता रहेगा। अरे मेरे का भैया एक बात बता, जब मैं B2B में मंथली अपने डाल सकता हूं, मैं हर महीने पेमेंट कर सकता हूं, हर महीने B2B GSTR 1 के अंदर वो B2B वाली डिटेल डाल सकता हूं, तो फिर क्यों ले रहा हूं QRMP? क्यों? क्या फायदा मिल रहा है मुझे बता दो कि ये फायदा मिला, टेंशन के अलावा मिल क्या रहा है मुझे इसमें कि 35% यहां 35% वहां, फिर बैलेंस को वहां पे कर, मैच कर, मिसमैचिंग कर। क्यों ना मैं हर महीने पेमेंट ले, रिटर्न ले, पर्ची फाड़, खत्म, अगला महीना पेमेंट ले, रिटर्न ले, पर्ची फाड़, खत्म। क्यों लटका रहा हूं, क्यों घुमा रहा हूं यार? हां, अगर ऐसा होता क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न, ना ये चक्कर पड़ता रेसिपिएंट वाला, तो कुछ लगता कि कुछ मिला। लेकिन तो कलेश पाड़ लिया अपने लिए कि ठीक है आप B2B वाली डिटेल डाल दो और सिर्फ 2 महीने के लिए डालना, जनवरी और फरवरी। मार्च में तो अपना फॉर्मल GSTR 1 देना। तो जो इन्होंने रफली डिटेल डाली, इसको नाम दिया इन्होंने IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, कि जनवरी फरवरी में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत तुम अपने B2B वाले जो इनवॉइस है उनकी डिटेल डाल देना। कुछ नहीं, बस ये मान चलो मोटा मोटी GSTR 1 भरवाया जा रहा, B2B वाला सेक्शन, दैट्स इट, जिसके आधार पर सामने वाले को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। और हां, जनवरी फरवरी में डालना, फिर जब तू मार्च का भर रहा होगा GSTR 1 ऑन 10 अप्रैल को, है ना, तो जो जनवरी फरवरी में डिटेल्स दिखा दी हैं उनको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। जो मार्च वाली B2B थी उनका क्या, मार्च वाली B2B जो थी उनको तो GSTR 1 में ही दिखाएगा 10 अप्रैल को, क्योंकि लास्ट वाले महीने में दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत सिर्फ पहले 2 महीने में होती, चाहे वो पेमेंट को लेकर हो, चाहे वो रिटर्न को लेकर हो, जो भी है वो पहले 2 महीने में। लास्ट वाला जो महीना है वो तो है ही है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो जब मार्च महीने के लिए तो GSTR 1 भर रहा हो, तो ऐसा नहीं कि तरफ मार्च महीने की डिटेल्स आएंगी, मार्च महीने का B2B आएगा, मार्च महीने का B2C आएगा, पूरा मार्च का महीना आएगा, और जनवरी और फरवरी की B2 यानी कि B2B को छोड़कर जो बाकी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी आएंगी। उनको मत डालना दोबारा जो पहले से डाल दिए हैं। हालांकि बोलते तो ये है कि उनको मत डालना दोबारा, जबकि होता ये है कि वो पहले से ऑटो पॉपुलेट उसके अंदर हो जाती हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब ये बोला जाता है कि जनवरी फरवरी में जो डाल दिया है उसे जब मार्च की फाइल कर रहा हो, मार्च के हिसाब से फाइल कर रहा हो, 10 अप्रैल को फाइल कर रहा हो, तो फिर उस समय उनको मत बताना जो ऑलरेडी IIF में दे चुके हो। तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है सुनने में, लेकिन ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं है वैसे, तो वो नहीं जाएंगी वहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो जनवरी फरवरी में IFF और फिर पूरे क्वार्टर का GSTR 1 10 अप्रैल को जाएगा, लेकिन
उसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं जाएंगी जो जनवरी फरवरी में B2B आप ऑलरेडी बता चुके हो, डुप्लीकेसी नहीं होगी डेटा की। करेक्ट, ठीक है जी। सो कहते हैं यहां पर सॉल्यूशन दिया गया, सो टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम सप्लायर में फर्निश B2B इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट जो भी हैं, अंडर IFF दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर ईच ऑफ द मंथ जनवरी टू फरवरी। ठीक है जी। फॉर द मंथ ऑफ मार्च फाइल करेंगे GSTR1, फॉर द मंथ ऑफ मार्च कह लो, नॉट ओनली मंथ ऑफ मार्च, फॉर नाउ फॉर द क्वार्टर, ऐसे बोलेंगे नाउ फॉर द क्वार्टर, मतलब अप्रैल कहाँ से आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च। नाउ फॉर द क्वार्टर GSTR1 फाइल होगा ऑल द 3 मंथ्स का एक्सेप्ट द इनवॉइसेस जो ऑलरेडी आप IFF में दिखा चुके हो, और ये देना है आपको 13th तक, नहीं वो तो IFF के लिए है, तो जो ऑलरेडी आप IFF के अंदर दिखा चुके हो वो आपको यहां पर देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गिव डिटेल ऑफ ऑल दोस ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी आपकी जा चुकी हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो IIF के थ्रू आप शो कर रहे हो B2B ट्रांजैक्शन, वो B2B ट्रांजैक्शन एक महीने में 50 लाख से ज्यादा की नहीं होंगी। हे भगवान, ये क्या दिया आपने, क्या कर रहे हो तुम, बिना बात के क्यों लोड दे रहे हो हमें एक QRMP के चक्कर में, हमें नहीं चाहिए QRMP। अरे हर महीने अपना हिसाब बनाएंगे, हर महीने रिटर्न देंगे, सरकार भी यही चाहती है। वो तो आप जिद कर रहे थे कि क्वार्टर रिटर्न लेके आओ, वो लेके आओ, वो भरेंगे, वो करेंगे। करा हर महीने में आपका ये 50 लाख से ऊपर के बिल नहीं जा सकते, 50 लाख से B2B के इनवॉइस हर महीने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो थॉट है वो कहीं ना कहीं 5 करोड़ को ध्यान में रखा हुआ है कि करंट ईयर में तब तक एलिजिबल होते जब तक 5 करोड़ को क्रॉस ना कर जाए। तो लगाया कि भाई हद से हद मंथली भी लिमिट दोगे तो 12 महीने 12 पंजे 60, 6 करोड़ पहुंच जाता है। तो फिर भी एक लिमिट डाल दी कि B2B इनवॉइस जो है आपके वो 50 लाख से ऊपर के नहीं होने चाहिए, तभी आपको IFF सुविधा मिलेगी। मतलब आपके ज़्यादा हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर क्रेडिट नहीं ले पाएगा, कस्टमर क्रेडिट नहीं ले पाएगा वो आपको छोड़ के भागेगा। इससे पहले कि वो आपको छोड़ के भागे, आप इस स्कीम को छोड़ के भाग जाओ। तो अगर आपकी इनवॉइसिंग 50 लाख से ऊपर की जाती है B2B, तो डोंट कम इनटू दिस स्कीम, आप मत आइएगा इसके अंदर। आप सीधा अपना प्रॉपर तरीके से GSTR1 फाइल कीजिएगा। IFF क्या है, ऐसे मानो जैसे कच्चा एक प्रोविजनल GSTR1। IIF इज नथिंग बट जस्ट ऐसे मान के चलना जैसे कि एक प्रोविजनल GSTR1 आप उसमें फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी। इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कीपिंग इन माइंड द लिमिट ऑफ 5 करोड़ रुपीज को यहां पे रखा गया है। अब इतने सारे झगड़ों के बाद अभी सुनो ब्याज का, सुन लो अभी तो। अब सुनते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नॉर्मल केस में आप क्या देखते हैं, इंटरेस्ट का कितना सिंपल सा फंडा है भाई साहब, कि जितना पैसा आपका ड्यू डेट तक आपने नहीं दिया है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर बिलेटेड पीरियड का ब्याज लगा दो। अब यहां सुन लो, यहां क्या सीन बनेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, क्योंकि रिटर्न जा रही है आपकी यहां पर क्वार्टरली और पेमेंट हो रहा मंथली। सुनो जरा, वो कह रहे भाई साहब एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर, बड़ा शानदार वाला एग्जाम्पल, ध्यान रखना। ये है अपना महीना अप्रैल, मई और जून करके है। टैक्स टू बी पेड, जो मुझे टैक्स पे करना है, ऑब्वियस सी बात है 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक मुझे करके चलना होगा। ठीक है जी। सर जी कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है, शाबाश, अच्छा जी। ठीक है सर, ठीक है 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पे करना है। तो मान लेते हैं मुझे यहां पर वही 35% के हिसाब से पे कर रहा था मैं। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा लास्ट क्वार्टर था उसमें जो मैंने कैश में पेमेंट किया था वो 100 का था, तो उसी के चलते हुए 35 मेरा यहाँ बना, 35 मेरा यहाँ बना, और बैलेंस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माना कि टोटल मेरा जो बनता है वो 102 बना करंट का, तो बैलेंस मेरा ये निकलेगा 32 मुझे यहाँ भरने पड़ेंगे। टैक्स एक्चुअली पेड मैंने वैसे करके पे कर दिया, जितना जितना बना वैसे मैंने पे कर दिया। 35 मैंने यहाँ पे कर दिया, 35 मैंने यहाँ पे कर दिया, 32 मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे बताया वैसे पे कर दिया। अब बताओ ब्याज इस केस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर नहीं आना चाहिए। जो सरकार ने बोला, जैसे बोला वहां पर आपने किया, तो आपके ऊपर ब्याज नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे सुनो,
पहले महीने में 35 बना, 35 पे किया, पहले महीने में कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। 35 बना, 35 पे किया, बात खत्म, पर्ची फाड़ो, दैट्स इट। लेकिन फाइनली जब असेस्ड हुआ तो यहां 40 निकला। जब फाइनली असेस्ड हुआ 102 था ना फाइनली, लेकिन ब्रेकअप क्या था? फाइनली का ब्रेकअप एक्चुअल में यह था कि 40 यहां बनता था, 25 यहां बनता था, 40 यहां बनता था, 25 यहां बनता था, 37 आपका यहां बनता था। समझ लेना बात को, मुझे भी 2 बार में समझ में आई। 40 यहां बनता था, 25 यहां बनता था, 37 वहां बनता था। एक्चुअली फाइनली 102 का वास्तविक ब्रेकअप ये था, लेकिन ये पता कब चला होगा? एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कि यार ये था, मैंने हिसाब जो बनाया वो ये था। आपने प्रीफिक्स पर जितना जितना बोला गया वैसे वैसे करते आप चले गए, वैसे वैसे करते आप चले गए। तो पहले महीने में बताइए मेरी कोई गलती है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया जी। 35 बनते थे, 35 पे की। तो कह रहा है कि शुरू के मंथ में पहले महीने में ये कंपेयर कराएंगे कि जितना बोला था उतना पे कर दिया है तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ उसकी तुलना है। एक्चुअल में फाइनली आपका क्या बना था उससे हमारी तुलना नहीं होगी। ठीक, अगले महीने में आ जाओ। अगले महीने में जितना बोला था उतना पे कर दिया मैंने, जितना बोला था उतना मैंने पे कर दिया। ठीक है, उतना मैंने पे कर दिया साहब। अब वो कह रहे हैं क्या गणित लगाया, देखना बोला देख 35 तेरा यहां था, है ना, जो 35 यहां पे किया, 35 यहां पे किया, तूने एक्चुअल में 70 पे किया ना? कह रहे हाँ, पर इन पहले 2 महीनों का बनता कितना था? पहले 2 महीनों का बनता था तेरा 65। तो तुझे इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब देखो, इन्होंने फाइनली असेस्ड के साथ तुलना पहले महीने में नहीं कराई। पहले महीने में रियायत दे दी कि चल तेरा भले ही ज्यादा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले महीने में तुलना जो हुई है सिर्फ ये कि कितना फिक्स मैंने बोला था और कितना तूने उतना पे कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगले महीने में जब आए तो इनके मन में लालच आने लगा कि यार तुझे 70 तूने पे किया है, लेकिन पहले 2 महीने का 40 और ये इतना बेनिफिट दे दिया आपको यहां पर कि कॉम्पनसेट करने वाला बेनिफिट दे दिया। ऐसे मानो जैसे कि आपके ये दोनों ग्रुप, मतलब आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए हैं। इसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि अगर बच्चा एक ग्रुप में फेल होता है और दूसरे ग्रुप में नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं तो कॉम्पनसेट होकर बच्चा पास हो जाता है। तो यहां सिंगल ग्रुप का एग्जाम है ही नहीं। इन्होंने इसे ऐसे देखा है, ऐसे करके देखा है कि मैं इसे ये देखूंगा कि आपने पहले 2 महीने में 65 दिया। मैं ये नहीं देख रहा कि तूने तेरे पहले 2 महीने की फाइनली एसेस लायबिलिटी तेरी इतनी है। समझिए मेरी बात को, प्लीज समझने का प्रयास करना। वो ये नहीं कह रहा है क्योंकि भाई पहले जितने महीना जितना तुझे बोला गया तूने पे किया, जितना बोला तूने पे किया, तेरी कोई गलती नहीं यहां तक। लेकिन मैं ये भी देखूंगा कि पहले 2 महीनों में, इनकी ग्रुपिंग करके बात करें, पहले 2 महीनों में, लास्ट में तो पता लगेगा ना, एक्चुअल का पता लग गया। पहले 2 महीनों में इतना बनता था लेकिन तूने पे कर दिया 70, तो जा, हम तुझसे कोई ब्याज नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट पहले महीने में तो बात ही नहीं कर रहा इंटरेस्ट की, कह रहा जितना बोला था उतना दे दिया, बात खत्म। अब जब इकट्ठे 2 महीने के अंदर, सर अगर ऐसा हो, मान लीजिए यहां पर आकर लाइक अगर सीन उल्टा हो जाए तो, अगर सीन यहां पर सर उल्टा हो गया तो, कि भाई मैं इन दोनों की लायबिलिटी को देख रहा हूं यहां पे आके कि देख फाइनली चाहे अनुमान तेरा रहा हो या हमारा रहा हो, कुल मिलाकर देख भाई पहले 2 महीने की फाइनल लायबिलिटी 75 थी, पहले 2 महीने की लायबिलिटी 75 थी, लेकिन तूने पे किया था 70, तो बेटा तूने 5 कम पे किया। ऐसा से झल्ला गया कि भाई साहब मेरी क्या गलती है फिर? अरे जितना तुमने बोला मैंने पे कर दिया, ब्याज मत मांगो मुझसे। अब मुझसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें तेरी फाइनल लायबिलिटी 75 रुपए निकल रही है, तू 5 पे ब्याज ले क्या? तूने पे इतना किया। अरे साहब जितना तुमने बोला मैंने पे किया। अब उस समय तुम्हें भी नहीं पता था कि मेरी फाइनल लायबिलिटी क्या है। एट द एंड पता लगा कि मेरी फाइनल लायबिलिटी क्या है, कि मेरे पहले 2 महीने की लायबिलिटी क्या है। अब तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो कि नहीं तूने पे तो 70 ही किया था, बनती तो 75 थी। और सब देखो, और देखो मैंने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। यहां इस महीने की 27 बनती थी ना इंडिविजुअली, लेकिन मैंने यहां 32 का पेमेंट किया है, जो यहां कम रह गया तो मैंने पे कर दिया। आप क्वार्टर लेवल पे देखो ना, आपको पूरे क्वार्टर में 102 चाहिए थे, 102 ही पे किए हैं, तो बताइए ब्याज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सरकार यहां चीटिंग करने का प्रयास कर रही थी, पर टैक्स पेयर खेल गया। क्या तुम क्वार्टरली हिसाब किया? तुमने मुझसे क्वार्टरली हिसाब किया, कुछ पैसा ऑन अकाउंट लिया, जितना बोला उतना दिया,
हिसाब पूरा किया टाइम पर? करे हाँ किया, तो ठीक है, ब्याज किस बात का? जितना मांगा उतना दिया और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर टैली कर लो, जितना चाहिए था, जितना बनता था उतना दिया, तो फिर ब्याज किस चीज का? करे ठीक है, आगे आ जा। एक और सिचुएशन है। अगर मान लीजिए अगर तीसरे महीने में मैं यहां पर 27 रुपये ही पे करूं, तीसरे महीने में यहां पर मैं 27 ही पे करता, भैया इतने ही ये 27 पे करूं, तो क्या होगा? क्योंकि मैंने एक्चुअल में पे किया है 32, मैंने एक्चुअल में पे किया 32 बनते थे और 32 मेरे बने, 32 बनते थे और 32 मैंने पे किए। अच्छा गुरुजी, मोटी बात ये भी देख सकते हो, जितना बना वो दे दिया, कोई ब्याज नहीं। जितना बना उतना दे दिया, कोई ब्याज नहीं। लेकिन अगर मैं आखिरी महीने में 5 कम दूं, मतलब घुमा फिरा के लिखा है बात को कि देख तेरा 2 महीने का यहां से देखा जाए तो ये 75 तेरा बना, तेरा 2 महीने का देखा जाए तो तेरा यहां पर आकर ये 75 बनता है, लेकिन तूने यहाँ 5 रुपये कम पे किया ना, कह रहे यहाँ 5 रुपये कम पे किया। लेकिन अगर तू 5 रुपये यहाँ पर तूने ये पे कर दिया है, ये वाला 5 रुपया भी पे कर दिया, क्योंकि यहाँ का 27 बनता है तो तूने यहाँ पर पे कर दिया, तो क्वार्टर लेवल पे तू ओके है, कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर तू यहाँ 27 ही पे करेगा, 27 ही पे करेगा, तो वैसे वाले मामले में क्वार्टरली लेवल पर तेरी मैचिंग नहीं हो पाएगी, 5 रुपए का शॉर्ट पेमेंट दिखेगा तो उस 5 रुपए के ऊपर तू ब्याज दे देगा, 5 रुपए के ऊपर ब्याज तो दे देगा। और 5 रुपए के ऊपर जो ब्याज देगा तो वो कहां से देगा? 5 रुपए के ऊपर जो ब्याज देगा तो वो कहां से देगा? मतलब इसकी जो ड्यू डेट थी यहां से, उसके बाद से, या फिर इसके बाद से, जो दूसरा महीना था मार्च अप्रैल मई के बाद, मई की जो ड्यू डेट थी उसके बाद से, या जो जुलाई की ड्यू डेट थी उसके बाद से, कहां से देगा? तुम कहां से देगा बताइए ना। आइए मैं आपको दिखाता हूं ये जो लीगल कंटेंट है किस प्रकार से इन्होंने उलझा कर लिखा हुआ है। एक बार इंटरेस्ट वाला पॉइंट पढ़कर देखते हैं। ये रहा जी, सुनो जरा। Correct tax liability mentioned in pre-filled form GST PMT 06 is paid by 25th of the month following। उसमें जो आपकी 35 बनती थी 35 दे दी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। Tax liability mentioned in pre-filled form GST 06 is not paid by 25th, तो फिर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वहीं से, जो आपका 26 तारीख से ऑफ द फॉलोइंग मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट, वहां से लगना शुरू हो जाएगा। आगे है फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ फर्स्ट 2 मंथ इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट पेड थ्रू इतना कोई नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो बनती थी वो मेरी यहाँ पर बनी थी कितनी आकर 65 बनी थी, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पर 70 की बात कर चुका था, मैं 70 की बात कर चुका था, दे चुका था, वहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद में फिर कहते हैं कि भाई द टैक्स फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट 2 months इज हायर देन द टैक्स अमाउंट पेड थ्रू this and such excess liability has been paid within quarterly 3B ड्यू डेट, तो भी नहीं लगेगा। मतलब क्या बोला इन्होंने बोला कि पहले 2 महीने का ये था टोटल फाइनल आपका, ये 75 था, लेकिन आपने इतना ही पे किया, लेकिन ये 5 रुपये आपने यहाँ पर पे कर दिए हैं, विद इन द क्वार्टर पे कर दिए हैं, तो भी ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि आपका क्वार्टर लेवल पर सेट ऑफ पूरा का पूरा हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं यहाँ पर आकर, कह रहा फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 2 month इज हायर देन द टैक्स अमाउंट, वही वर्डिंग से, पेड फिल्ड दिस एंड सच एक्सेस लायबिलिटी हैज नॉट बीन पेड विद इन द क्वार्टर, तो फिर इसमें ब्याज लगना शुरू होगा। 18% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम GST आर सो एंड सो ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ
पेमेंट। तो जो भी GSTR 3B की ड्यू डेट थी उसके बाद से लगना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूं साहब आपने बिना बात के इन वर्डिंग्स को उलझा के रखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि सिंपल वर्डिंग्स में बात को कहा जा सकता है कि आप सारा नाटक जितना भी है ये सब खत्म कर दो, ये सारा का सारा खत्म कर दीजिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी खत्म कर दो, आप इसे भी खत्म कर दो। और मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये ब्रेकअप भी मत दो मुझे ये ब्रेकअप की फाइनली हर महीने कितना असेस हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं है इस ब्रेकअप की। मैं बिल्कुल निचोड़ निकाल रहा हूं बाबू बात का। खामो खाम में मुझे परेशान मत करो ब्याज लगाने के लिए। फंडा सिर्फ इतना सा रहेगा, मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, फंडा सिर्फ इतना सा रहेगा यहां पे निकल के ना। आप किसी से कोई कंपैरिजन करो ही मत, जितना मांगा उतना दिया तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। सिंपल, जितना मांगा, जब जितना मांगा, जय बे जब जितना मांगा उतना दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात ऐसे लिखी जा सकती थी लॉ में का, लेकिन घुमा फिराना इसका काम है। और जब जितना कम दिया, जब जितना कम दिया, मांगने से कंपेयर कर रहा हूं, मांगने से कंपेयर कर रहा हूं। जब जितना कम दिया तब उतने पैसे पर तब के बाद से ब्याज लगेगा। जब जितना मांगा, जब जितना मांगा, जब जितना मांगा मालिक। लैंग्वेज भी पढ़ानी जरूरी थी और फाइनली क्रक्स भी देना बहुत जरूरी था। 35 मांगा 35 दिया, कोई ब्याज नहीं। 35 मांगा 35 दिया, कोई ब्याज नहीं। 32 मांगा 32 दिया, कोई ब्याज नहीं, कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां पर मैं 27 दूं, अगर 27 दूं तो, अगर मैं 27 यहां दूं तो 5 रुपए पर इंटरेस्ट आ जाएगा। कहां से आएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से? अप्रैल मई जून जुलाई ना, 24 मान लो दिल्ली का मामला है ये, 24 जुलाई को रिटर्न जानी है। विद इफेक्ट फ्रॉम हाँ, तो 25 तारीख से 25 से यहां पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा मालिक। 25 तारीख से यहां पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। जब जितना मांगा उतना दिया तो कोई इस पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी मालिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के लिखा है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। राइट? यस सर। अब मुझे बताइए, क्या आप इस QRMP स्कीम को लेंगे या हर महीने पर्ची फाड़ेंगे? पर्ची फाड़ने का मतलब समझ गए? पेमेंट करो और निकलो, दैट्स इट। तो ये था अपना पूरा QRMP का डिस्कशन। मैं एक बार इसको एक समराइज़ कर दूं आप लोगों के लिए, एंड उसके बाद फिर इसका टेक्स्ट भी हम पढ़कर देखेंगे मालिक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। आइए मालिक, यहाँ से देखते हैं QRMP। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ QRMP? क्वार्टरली रिटर्न है और मंथली यहाँ पर पेमेंट्स हैं। अच्छा एक मिनट, अभी उससे रिटर्न से पहले सुबह तो आ जाओ। अभी पोर्टल पर तो देखें, पोर्टल पे क्या होता है। पोर्टल पर मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, पोर्टल पे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आभास एजुटेक में ये नहीं होगा टर्नओवर। दूसरी जो कंपनी है RNV, इसमें मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो यहाँ पर बात बनेगी मालिक। ठीक है, मैं इसमें ज़रा लॉगिन करता हूँ इसका। यस, मैंने लॉगिन कर दिया। तो यहाँ लॉगिन हो चुका है और देखो मालिक अब ये क्या बोलता है। यहाँ ये कहता है साहब आप सर्विसेज में आइएगा। अब मुझे 2 चीज़ों से ध्यान रखना है, एक सर्विस वाले, एक रिटर्न से और एक पेमेंट से। तो पहले रिटर्न में देखते हैं, क्योंकि रिटर्न क्वार्टरली है और पेमेंट मंथली है। तो रिटर्न्स में चेक करते हैं। रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, ITC फॉर्म है, TDS TCS है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पर आइए ज़रा, ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न पे मैं आया और यहाँ पर आकर ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिखाया, मैंने सर्च पे डाल दिया।
सर्च पे डालते ही मेरे सामने ये स्थिति मालिक नजर आ रही है। क्या बोलता सुनो, क्वार्टर है अप्रैल टू जून, सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी मंथली है और सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम। मुझे बताइए अप्रैल टू जून के लिए अगर मुझे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती तो मेरे पास सिलेक्शन पीरियड कौन सा था? सर अप्रैल टू जून के लिए तो अप्रैल का पूरा महीना और 2 महीने पहले मेरे पास अवेलेबल थे, फरवरी मार्च अप्रैल ये थे। 1 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का ये पीरियड था इसमें क्वार्टरली सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, दूसरा जुलाई से सितंबर, ये जो मेरा क्वार्टर है मेरे पास कितना क्राइटेरिया है? तो जुलाई का पूरा महीना 31 जुलाई और 2 क्वार्टर पहले मई जून जुलाई, तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई, 1 मई से 31 जुलाई तक। क्या अभी मैं थर्ड क्वार्टर, अभी चल रहा है जून का महीना, तो मैं यहां पर फॉल कर रहा हूं, तो मैं इस क्वार्टर के लिए जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए आज सिलेक्शन कर सकता हूं। मुझे अगर अगले क्वार्टर के लिए सिलेक्शन करना होगा क्वार्टर 3 के लिए तो आज नहीं कर सकता मैं सिलेक्शन, उसके लिए डेट आएगी मेरे पास 1 अगस्त से वो डेट आएगी। तो पूरी इन्होंने चार्ट शीट दे रखी है यहाँ पे कि आप कौन से क्वार्टर के लिए कब किस रेंज में कर सकते हो। तो अभी जून चल रहा है तो मैं इस क्वार्टर के लिए अभी सिलेक्शन कर सकता हूं, ना इससे पिछले के लिए ना इसके लिए। इज इट ओके? यस सर। यहां पर बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था क्या सेलेक्टेड है? मंथली, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। अगर मैं कुछ भी ना करूं तो ये अपना मंथली का जुगाड़ लगाकर बैठा हुआ है, कह रहा GSTR1 वो भी मंथली है और आपका ये भी मंथली है। हम जानते हैं कि जो GSTR1 है ये कौन से महीने के लिए है? जुलाई से अगस्त। तो जुलाई के बाद में आता है आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में इनके GSTR1 जाने हैं। तो देखिए अगले महीने की 11 तारीख लिखी हुई है। लॉ में 10 बोलता है ना मालिक GSTR1 के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली पोर्टल पर 11 है, आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि गलत है, गवर्नमेंट को पावर एक्सटेंड करने की तो उन्होंने एक्सटेंड कर रखी है, 1 दिन बढ़ा रखा है। 3B के लिए आप यही पढ़ते हो ना, अगले महीने की 20 तारीख होती है। ये तो मंथली चल रहा है ना भाई साहब, ये तो QRMP नहीं है ना, मंथली है ना, नॉर्मल है ना अपना। तो ये कह रहा है कि अगले महीने की 24 तारीख। तो ये जो आपका है जुलाई टू सितंबर ये जो क्वार्टर, तो इसके लिए आपकी ये ड्यू डेट पड़ेंगे और बाकी अभी क्वार्टर आने बाकी है। तो जब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरे पास में आएगा तो मैं यहां पर अपना बता दूंगा। क्या मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं? देखिए अभी सेव का जो बटन है वो डीएक्टिवेट आपका यहां पर पड़ा हुआ है मालिक, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं कि मैं इसे क्वार्टरली पे जैसे मैं क्लिक करता हूं ना, यहां पर आकर मालिक क्वार्टरली पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सेव का बटन मेरा एक्टिवेट हो गया। और देखिए मेरी डेट भी आगे मालिक ये चेंज हो गई हैं, डेट भी आगे चेंज हो गई हैं। कैसे कैसे करके अब ये आ गया GSTR1/IFF। IIF कुछ और नहीं, GSTR1 का ही अंग है, उसी की एक टेबल होती है, वो टेबल भी दिखाऊंगा आपको मैं IIF वाली। उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई देखो यहां 3B तो आपको इन महीनों में नहीं भरना, पहले 2 महीने में 3B नहीं जाना। 3B तो आपका वो जाएगा क्वार्टर एंडिंग पर, उसकी ड्यू डेट पड़ेगी भाई। ये क्वार्टर जो चल रहा है आपका जुलाई सितंबर अक्टूबर, जुलाई सितंबर के बाद अक्टूबर, तो ये आएगा आपका 24 अक्टूबर। ये यूपी की कंपनी है, यूपी की है, गाजियाबाद यूपी की कंपनी है और रजिस्ट्रेशन यूपी में है। तो 24 तारीख इसकी यहां पर आ रही है, ऐसे करके यहां पर 3B की कोई तारीख नहीं है। दूसरा ये जो आपका IFF है ये जो आपका IFF है ये ऑप्शनल होता है, जरूरी थोड़ी ना है। मेरा रजिस्टर्ड कस्टमर है लेकिन वो कहना नहीं चाहिए भाई कोई दिक्कत नहीं क्रेडिट की, तो मेरी मर्जी है ना कि मैं पहले 2 महीने की डिटेल्स डालूं या ना डालूं। हालांकि मुझे डालनी चाहिए सो दैट माई बायर कैन टेक द क्रेडिट, पर गवर्नमेंट करे कोई जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज मैंडेट तब करती है जब गवर्नमेंट का फायदा होता है। गवर्नमेंट से मैंडेट क्यों करे? क्योंकि गवर्नमेंट से मैंडेट करते सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, तुरंत क्रेडिट मिलेगा तो उसका कैश आउटफ्लो घटेगा। तो सरकार मैंडेट नहीं करके ऑप्शन, तेरी मर्जी है, तू दे मत दे तेरी मर्जी है। अगर मैं नहीं देता तो कस्टमर को नुकसान होगा, कस्टमर मुझे छोड़ के भागेगा या फिर वो खुद नुकसान झेलेगा और गवर्नमेंट का कैश फ्लोस में बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने IFF ऑप्शनल रखा हुआ है, बस सोल्यूशन दे दिया कि भाई इसका क्या करें, तो तेरी मर्जी, तो देना चाहे दे दियो। लेकिन IIF की जो तारीख है वो 13 दे रखी है। GSTR1 की होती है मालिक जो फॉर्मल भरा जाता है, अगले महीने की थ्योरेटिकली 10 है, प्रैक्टिकली 11 है, लेकिन IIF की तारीख होती है 13 तारीख, ठीक है जी। तो यहां पर आप 13, 8, 13, 9 तक दे सकते हो। लेकिन आपका जब ये GSTR1 फाइनली जब जाएगा ना आपका अगले मतलब 13 अक्टूबर में जब जाएगा
तो जो डिटेल्स आप यहां ऑलरेडी दे चुके होंगे वो डिटेल्स अब आपकी आगे वहां पर नहीं आएंगी। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो रही बात आपकी स्कीम की चेंज करने की। सर अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार जो भी आपका है स्टेटस यहां पर आ रहा होगा आप उसे चेंज कर सकते हैं, बस इतना ही तो करना है। डिच क्यों यही तो करना, और करना है क्या? देखो मंथली करूंगा तो डेट्स अलग चेंज हो गई, जीएसटी R1 3B IAFF हट गया, क्वार्टरली करते ही वो डेट आगे चेंज हो जाएंगी और यहां पर मुझे बस सेव करना होगा। तो ऐसे ही बस ऑप्ट इन ऑप्ट आउट हम यहां पे कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। इज इट ओके? अच्छा जी, अब मुझे बताइए, आप फाइनली बताइए भाई साहब, अभी तो उस पर चलते हैं, पेमेंट्स के ऊपर चलते हैं। आइए, ये सर्विसेज में रिटर्न के बाद हम जाते हैं रिटर्न्स में चलते हैं। अभी रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड में आए हम, और रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आकर मैंने भाई साहब यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर ये आया हमारा GSTR 1, यहीं पर आपका IAFF और लिखा हुआ आ जाएगा जब मैं क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लूँगा तब। ठीक है, IAFF/IIF यहीं पर लिखा आएगा, इसी टेबल के अंदर आपका आएगा। तो ये है आपका यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया कि ठीक है भैया आप दीजिए। तो जब मैं GSTR 1 पे क्लिक करता हूँ वहीं पर IAF लिखा हुआ आता है, तो इसमें अलग अलग ये बॉक्स से टेबल्स बनी हुई हैं। तो पहले वाले के अंदर देखिए B2B की बात कर रहे हैं कि ये जो B2B वाले हैं यहाँ पर आप क्या डालना चाहते हैं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मालिक, तो यहाँ पर मुझे डालनी होंगी और इसमें ऐड डिटेल्स में कर दूंगा, और यहाँ पर सामने वाले जो रेसिपिएंट है उसका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा साहब। अब मैं चलो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर पकड़ता हूँ आपके लिए मैं डालता हूँ, 1 सेकंड जरा। जी साहब, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक डिजिट रह गया इसमें और ये रह गया अभी C रह गया है, GST ऑफ रेसिपिएंट। आप देखेंगे जो आगे वाली बॉक्स हैं, जो रेसिपिएंट का नेम एटसेट्रा है, वो ऑटो पॉपअप यहाँ पर हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा नंबर पूरा होते ही। जेड के बाद एक C और आता है, सीमेंट डाल दिया, ओके कर दिया यहाँ पर आकर। तो ये आ गया जी BB वर्चुअल्स, ये भंवर सर का है रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद में ये महाराष्ट्र इसका ऑटोमेटिकली इसने अपना कोड पकड़ लिया, 27 से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ तमाम प्रकार के स्टेट्स हैं अपने, तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्टेट को पकड़ लेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आ जाएगा। और ये नीचे एक टेबल खुल जाती है। तो जितने भी मेरे इनवॉइस मुझे अपने B2B वाली पार्टी वाले थे, तो मुझे यहाँ पर इस पर डाल देने होंगे, तो मैं यहाँ पर डालकर उसको सेव कर दूंगा। इसी प्रकार से अगर और भी पार्टीज के मेरे इनवॉइस हैं तो बैक में जाऊंगा, ऐड डिटेल्स करूंगा और ऐसे ऐसे करके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज डाल के मैं उसको फिलअप कर दूंगा और डेटा को सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये IIF पर चीज़ें फर्निश अपनी यहाँ पर कर दी जाएंगे। सबमिट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें डाल के सेव कर दीजिए बस, वो फिर आप लौट नहीं सकते, वो काम हो गया मान के चलिए आप मालिक। ठीक है जी, तो वो डॉट डेटा पोर्टल पर जाकर सेव हो जाता है, जिसके आधार पर सामने वाली पार्टी को क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये कहानी है आपके IAFF की। अब मैं चलता हूँ आपको पेमेंट की तरफ लिए चलता हूँ मालिक। जब पेमेंट्स में हम आते हैं तो मैं पेमेंट करने के लिए अच्छे से जानते हैं, हमें चलान यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो मैं आऊँगा क्रिएट चलान के ऊपर। चलान क्रिएट करने पर आएंगे तो सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब ये बताइए आप चलान क्रिएट क्यों कर रहे हैं। जब से QR MPS आया है आपको ये 2 बटन यहाँ पर दे दिए गए हैं, पहले नहीं होता था बटन। कह रहा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न वाले QR MPS स्कीम के अंदर है क्या? मैंने कहा हाँ उसी में ही हूँ मैं। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा मेरे सामने डेटा आ जाएगा। कह रहा फाइनेंशियल ईयर कौन सा? मैंने कहा 21-22। और कह रहा 21-22 में कौन से महीने के लिए भर रहे हो, अप्रैल या मई, कौन से महीने का भर रहे हो तुम? तो जो भी अपना महीना है उससे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है मालिक, मान लो जैसे मैंने अप्रैल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो कह रहा 35% का चलान बनाकर दिखाइएगा, 35% का चलान यहाँ पर बना के दिखाइएगा। तो अब आपको चलान कैसे बनाना है, आपको 2 बातें बताई थी मैंने यहाँ पर आकर, भाई बताई थी मैंने आपको बातें कि सर जी एक तो वो क्या बोलते हैं लाइक कि मेरे पास 35% वाली स्कीम है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास है लाइक अपनी सेल्फ असेसमेंट वाली, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट वाली मेरी अपनी स्कीम है उसकी, और उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि हम उस पे करेंगे। तो या फिर आप फिक्स पे ना करके अपने हिसाब से बना रहे हो, सीजनल हो कि भाई चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, जो भी है आप प्रोसीड्स कीजिए, वो डिटेल आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल कर मालिक आ जाएगी। योर फाइलिंग प्रेफरेंसेस मंथली फॉर करंट पीरियड, हेंस यू आर नॉट एलिजिबल सो एंड सो।
क्योंकि मैंने अपने रिटर्न फाइलिंग के अंदर वो मंथली सेलेक्ट कर रखा है। इसलिए भाई साहब हमसे ये कह रहे हैं कि आप 35% वाला चालान बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर हम वहां पर क्वार्टरली से सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद यहां पर आते तो निश्चित तौर पर हमारे 35% का चालान अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्लिक करना होता है, मेरे फिगर्स वगैरह सारा कुछ भर के वहां पर निकल कर आ जाएगा, मालिक वैसे करके बात करी जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नहीं भैया मैं क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर नहीं हूं, मैं तो एनी अदर में जा रहा हूं, अगर मैं एनी अदर के अंदर जाऊंगा तो भाई साहब वो कह रहा कि ठीक है, फिर आराम से आप प्रोसीड्स कीजिए और अपना ये आपका फॉर्म आ गया, इसमें डिटेल्स भरिए और अपना चालान क्रिएट कीजिए और जो भी ई पेमेंट ओवर द काउंटर एनईएफटी वगैरह जो भी है आप वहां पे पेमेंट कीजिए, बात खत्म, सिंपल सा। इज इट ओके? तो पेमेंट में और रिटर्न दोनों को लेकर पोर्टल पर चेंजेस यहां पर कर दिए गए हैं मालिक। ऐसे करके मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा था। तो फिर से एक बार हम इसका पूरा एलएमएस एक रिकैप बनाकर आपको दिए देता हूं। ये रही आपकी पूरी स्कीम कि व्हाट इज क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट है, एलिजिबल कौन है, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक सीमित था पोर्टल के मुताबिक, और अब वो इसे यहां पर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये तब तक इसमें रहेंगे जब तक उनका क्यूमुलेटिव टर्नओवर 5 करोड़ के पार नहीं निकल जाता। जिस क्वार्टर में 5 करोड़ के पार निकल जाएगा वो क्वार्टर उनका आखिरी क्वार्टर होगा क्यूआरएमपी के लिए। उसके बाद फिर मंथली में वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पोर्टल उनको मंथली में ही डालेगा। उसके बाद टर्नओवर इन प्रीसीडिंग, ये हो गया अपना जी। उसके बाद में आपकी जो भी लास्ट ड्यू रिटर्न है वो आपकी फाइल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आगे बोलते हैं कि आप ओइडार की सर्विस देने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है। पोर्टल से भी मैंने आपको ये मैच करा दिया है कि अप्रैल मई जून पहले क्वार्टर के लिए कर रहे हैं तो जिस क्वार्टर के लिए कर रहे हैं उस क्वार्टर का महीना वो महीना और पिछले 2 महीने वो ही क्यों, वो भी मैंने आपको लॉजिकली बता रखा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, यही 3 महीने क्यों। तो अगर मैं 30 अप्रैल तक चुन लेता हूं तो क्वार्टर 1 के लिए ऑप्शन चूज कर पाऊंगा, और अगर 1 मई को चुनता हूं तो फिर चूज तो कर पाऊंगा लेकिन अगले क्वार्टर के लिए होगा, वो क्वार्टर 2 के लिए मैं कर पाऊंगा। हाउ टू ऑप्ट फॉर, कैसे ऑप्ट करना है, एलिजिबल पर्सन जो होगा वो ऑप्ट कर पाएगा, सर्विस में जाएगा, रिटर्न में जाएगा, ऑप्ट इन पे जाएगा, बात खत्म। डिफॉल्ट सेटिंग आपको इससे मिलेगी, और हालांकि डिफॉल्ट कुछ भी मिले उससे मुझे फर्क नहीं, आप जाइए जाकर जो मर्जी करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं वैसे करके। यहां पर तो बात आई पेमेंट की कि पेमेंट कैसे करना होगा। तो पहले दूसरे महीने में आपको पेमेंट की दिक्कत आएगी, तो उन्होंने कहा कि आप सेल्फ जो फिक्स्ड परसेंटेज हम बता रहे हैं कि पिछले अगर आप क्वार्टरली सी रहे थे तो पिछले क्वार्टर में आपने जो भी कैश लेजर से पेमेंट करी है, जो भी कैश लेजर से आपने पेमेंट कर रखी है ना, तो उसके मुताबिक आपको यहां पर देखना होगा साहब, और उसका 35% पहले महीने, 35% दूसरे महीने, और तीसरे महीने के लिए तो आपके पास हिसाब पक्का बनकर आ ही जाएगा, वहां दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। लेकिन अगर पिछले आपका मंथली टैक्स पीरियड चलता था तो पिछले महीने में जो आपने पैसा दिया है उसका 100%, उसका 100%, और फिर आखिरी महीने में आपको पूरा हिसाब मिल ही जाएगा। या फिर सेल्फ असेसमेंट, आप हर महीने अपना हिसाब निकालिए करंट एक्चुअल बेसिस पर, कम है तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे टैक्स भर सकते हैं। पोर्टल पर इसके लिए सुविधा मौजूद थी साहेब। उसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर के अंदर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है तो आपको ये सब यहां पर अलग से ये चालान क्रिएट करके आपको जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ओहो, एक सेकंड में कुछ दिखाना चाहता हूं आपका, 1 मिनट का समय दो आप मुझे। जी साहब, मैं दिखाना चाह रहा था जब हम यहाँ पे आते हैं चालान क्रिएट करने के लिए, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, और ये फाइनेंशियल ईयर में दे रखा 35% का चालान बनाने को मैं तैयार हूं, या यहां पर ये चालान बनाने को मैं तैयार हूं। तो कह रहा है कि सुन भाई, अगर हमारे पास बोलता है कि अगर तेरे पास ई कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर तेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है तो आपको ये चालान भरने की जरूरत नहीं है। यही नीचे टैब दे रखा है व्यू लेजर बैलेंसेस, तो मेरे लेजर में कितना बैलेंस है अभी ये फैच करके इसको बता रहा है, ये रहा, जिससे कि मुझे वही पता लग जाए कि मुझे पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस 0 पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर मेरे पास बैलेंस टोटलिटी में 63,000 का यहां पर पड़ा हुआ है। तो अगर मेरी इस महीने की लायबिलिटी जो 35% के हिसाब से निकल कर आ रही है, अगर 63,000 या उससे कम है तो मुझे यहां पर कुछ भी जमा कराने की इस महीने के लिए आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई हैव सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस टू मेक पेमेंट देयर ऑफ। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हालांकि मैं इस क्रेडिट को इस मूवमेंट पर एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए मंथली रिटर्न फाइल करता तो मुझे अलग से कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एम आई राइट? बोलो ना प्लीज, क्यों ऐसा बोला गया है भाई? अगर मैं यहां पर मंथली पेमेंट करता और मेरी इस महीने की जो लायबिलिटी बनती
उसके लिए मेरे पास ये था, बैलेंस था, तो मुझे कैश में तो पे करना ही नहीं पड़ता ना, तो फिर मैं बिना बात के कैश में 35% की किस्त जमा क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए कह दिया कि इफ यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर ई क्रेडिट लेजर, तो आपको ये अभी चालान के थ्रू जमा कराने की जरूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए मेरे क्रेडिट लेजर में नहीं था, मेरे कैश लेजर में बैलेंस था। कैश लेजर में बैलेंस मेरा अपना बैलेंस होता है, मेरा अपना बैलेंस होता है मालिक यहां पर आकर, तो भी मुझे ये जमा कराने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने कैश लेजर में बैलेंस तब जमा कराता हूं जब वहां पर इनसफिशिएंट बैलेंस मेरा आ रहा होता है। वैसे करके बात करी जाती है, राइट? ठीक साहब, तो यहां पर ये मेरी बात होगी मालिक। एंड उसके बाद में फिर बोलते हैं साहब कि ये वन मोर प्रॉब्लम, कि पहले 2 महीनों में जो आपका बायर होगा, जो कस्टमर है, रजिस्टर्ड है अगर वो, तो उसे दिक्कत आएगी क्रेडिट लेने में। तो आप IFF फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं, प्रोविजनल, मान लो प्रोविजनल GSTR 1 है आपका और कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। वहां पर B2B वाली ट्रांजैक्शंस को आप उसमें डाल देंगे, जिससे कि आपका बायर क्रेडिट वहां पर ले पाएगा। और जब क्वार्टर एंड पर GSTR 1 अपना फाइल कर रहे हैं ना, तो फिर वहां पर जो डिटेल्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं पहले 2 महीनों की, उन डिटेल्स को वहां पर देने की आवश्यकता नहीं होगी। और हर महीने आप 50 लाख से ऊपर की बात नहीं कर सकते हैं ऐसे करके। एंड उसके बाद में बोलते हैं साहब कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इन्होंने पता नहीं क्यों इतना घुमा फिरा के दे रखा है। सीधी बात है कि जितना सरकार ने जब जब मांगा तब तब तुमने उतना जमा करा दिया। 35 मांगा 35 दिया, 35 मांगा 35 दिया, 32 मांगा 32 दिया, आपको एक धेले का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपने जहां पर भी कमी करी, उसके बाद उसकी जो ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से ही आपके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, वो भी 18% पर annum से ब्याज की बात कर ली जाएगी। इज इट ओके? तो मालिक, ये QRMP स्कीम थी और IAF की बात कर रहे थे। मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। ये आप जरूर मुझे बता रहे हैं कि ये समझ में आया या नहीं आया। मैंने अपना पूरा बेस्ट करके दिया है, इससे अच्छा शायद मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि जो थ्योरी है उसको जोड़ के एनालाइज किया, एग्जाम्पल सेट किए, पोर्टल से लिंक किया। आई थिंक अब आपके दिमाग के अंदर कोई किसी प्रकार का डाउट इसमें नहीं बचा होगा। थैंक यू सो मच। और मुझे बताइएगा मालिक कि क्या वाकई में ये QRMP स्कीम लेनी चाहिए। क्लाइंट तो दबाव बनाता सीए के ऊपर कि मेरे लिए क्वार्टरली स्कीम लो, क्वार्टर रिटर्न फाइल करो ताकि तुम्हारी फीस कुछ कम होगी, लेकिन कलेशबाजी नहीं बिना बात की। क्यों बिना बात की आफत मोल लेना भाई साहब? तो मुझे तो ठीक लगी नहीं है, मैं बताऊं, ठीक है जी। तो ऐसे करके यहां पर आपकी बातें कंप्लीट हो जाती हैं।